हेलो बेटा, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो? एंजॉय कर रहे हो सभी? तो जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर हम पता है आप लोगों को, हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, उसमें हम लोगों ने दो तीन टॉपिक डिस्कस किए हैं, लाइक इंट्रोडक्शन की थी, उसके बाद पर्टिकुलर नेचर ऑफ मैटर डिस्कस की थी, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल डिस्कस किए थे। एंड प्रीवियस वीडियो में जो लेक्चर नंबर 4 था आपका, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो आज हम पहले मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूं। कल हम लोगों ने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस कर लिया था। होप कि आप लोगों को वो अंडरस्टैंड हो गया होगा। ठीक है, एक बार दोबारा से रिकैप कर लेते हैं उसी चीज को पॉइंट वाइज। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल सॉलिड्स के केस में रिजिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल फोर्सेस होते हैं, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है, हाई डेंसिटी रहती है। ठीक है, इसके अलावा दे डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी और कंप्रेसिबिलिटी। ठीक बेटा, एक चीज और, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स। जो सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनकी एनर्जी जो होती है दैट इज लीस्ट होती है। क्या होती है? लीस्ट। ये ध्यान रखना है। सो दिस इज अबाउट सॉलिड्स। गैसेस के केस में मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। सबसे पहली बात, लीस्ट इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस, very low density. ठीक है, do not have fixed shape, size, volume, etc. Clear? They show the property of compressibility and expandability, as well as property of diffusion. Property of diffusion. Diffusion. What do you mean by diffusion? The process of intermixing of particles. That is diffusion. जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू स्प्रे अ परफ्यूम और डियो इन वन कॉर्नर ऑफ योर रूम, देन it slowly the fragrance of that particular material goes all over the room. That process is known as diffusion. वो जो इंटरमिक्सिंग हो रही है उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है बेटू, आप इसको लाइव देख भी सकते हो डिफ्यूजन को। जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर एंड, पहले भी आपको एग्जांपल दी थी, ग्लास ऑफ वाटर एंड यू आर आस्किंग टू पुट अ ड्रॉप ऑफ इंक इन इट। आपने उसमें एक इंक की ड्रॉप डाल देनी है, देन स्लोली द इंक गोस थ्रू द बल्क ऑफ दैट पर्टिकुलर वाटर। धीरे धीरे इंक सारे पानी में घुल जाती है, दैट इज डिफ्यूजन होती है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। ठीक है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स of two different species, ये डिफ्यूजन कहलाती है। तो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन सबसे फास्ट होती है किसमें? गैसेस के केस में। क्यों? क्योंकि लार्ज स्पेसेस होते हैं, इंटरपार्टिकल स्पेसेस क्या होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं उनमें। तो अदर पार्टिकल के जो अदर स्टेट के जो पार्टिकल्स होंगे वो इजीली वहां पे क्या कर जाते हैं? इंटरमिक्स हो जाते हैं, फास्टली इंटरमिक्स होते हैं। क्लियर? एज कंपेयर टू लिक्विड्स के केस में। तो पहले से सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया, हाई एनर्जी होगी, प्रॉपर्टी ऑफ कंप्रेसिबिलिटी एंड एक्सपेंडेबिलिटी एज वेल एज प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन हाई रहती है केस में। एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज आल्सो वेरी हाई। ठीक, नो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक, पार्टिकल्स ऑफ गैसियस स्पीशीज शो कंटिन्यूअस मोशन, वो कंटिन्यूअस मूवमेंट करते रहते हैं जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टी इस तरह से हम लोगों ने डिस्कस की थी। इसी तरह से लिक्विड्स के केस में देयर एग्जिस्ट इंटरपार्टिकल फोर्सेस बट वीकर देन दोज ऑफ सॉलिड्स एंड स्ट्रॉन्गर देन दोज ऑफ गैसेस। लिक्विड्स के केस में जो इंटरपार्टिकल फोर्सेस होते हैं वो सॉलिड से कम होते हैं, लेकिन गैसियस पार्टिकल के इंटरमोलिकुलर पार्टिकल से ज्यादा होते हैं। एंड जो सॉलिड जो लिक्विड्स होते हैं उनके केसेस में क्या होता है? दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी। क्या शो करते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी।
ठीक है। इनकी जो एनर्जी होती है, पार्टिकल्स की एनर्जी, किसके, लिक्विड्स के पार्टिकल्स की एनर्जी दैट इज इंटरमीडिएट रहती है बिटवीन दोज ऑफ गैसेस एंड सॉलिड्स। इज दैट क्लियर बेटा? यहाँ पे भी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता, फ्लेक्सिबल फोर्सेस होते हैं जिसकी वजह से मोबाइल नेचर शो करते हैं, मोबिलिटी शो करते हैं, ये टेंडेंसी टू फ्लो शो करते हैं, ठीक। इसके अलावा और प्रॉपर्टीज कई होती हैं, इनकम्प्रेसिबल इन नेचर होते हैं ये, लाइक गैसेस की तरह कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। वेरी अगर होता है तो बहुत ज्यादा कम होता है, लीस्ट कंप्रेसिबल इन नेचर होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो? तो इस तरह से ये लिक्विड्स की कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की। दो और स्टेट्स होती हैं आपके पास, एक प्लाज्मा स्टेट, ठीक है, एक बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, प्लाज्मा स्टेट एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बेटा जो प्लाज्मा स्टेट होती है वो हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स की स्टेट होती है। इसमें आप एग्जांपल किसकी देखो, फ्लेम्स की दे सकते हो। फ्लेम्स, जब हम किसी चीज को बर्न अप करते हैं तो वहां से जो आग की लपटें निकलती हैं, फ्लेम्स निकलती हैं, वो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जेटिकली वेरी वेरी हाई होती हैं, दैट इज एनर्जी ऑफ दोस पार्टिकल्स इज वेरी वेरी हाई। ये एक तरह से आयोनाइज्ड गैसियस पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? आयोनाइज्ड गैसियस पार्टिकल्स। जैसे नियॉन गैस, नियॉन बल्ब्स के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। तो नियॉन बल्ब्स में जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं एंड अटेन्स द मैक्सिमम एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी अटेन करके दे प्रोड्यूस डिफरेंट कलर्स ऑफ द लाइट। नियॉन लाइट्स देखी होंगी आपने, या आपने वो देखा होगा, लेजर शोज देखे होंगे, ठीक है, लाइट के साथ जो डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स रिप्रेजेंटेशंस करते हैं, लेजर शोज। तो वो सारे के सारे ये प्लाज्मा स्टेट में ही आ जाते हैं, वो जो हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो होता है, इसमें क्या होता है कि जब टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, -273 डिग्री सेल्सियस, तो उस केस में कुछ पार्टिकल जो होते हैं वो फ्रीज आउट कर जाते हैं, देयर मूवमेंट बिकम्स नील, मूवमेंट नील हो जाती है, ठीक है। उस स्टेट में जो पार्टिकल्स कंडेंस हुए एट -273 डिग्री सेल्सियस, तो वो एक अनदर स्टेट ऑफ मैटर को प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। वर्ड से पता चल रहा होगा आपको, कंडेंसेट मींस कंडेंसेशन के बाद जो वहां पे प्रोड्यूस हुआ मटेरियल वो एक अनदर स्टेट ऑफ मैटर को प्रोड्यूस करती है, दैट इज नोन एज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो बेटा ये दो स्टेट्स और हैं, दैट इज प्लाज्मा स्टेट एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए इनके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च वर्क कर लेना है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। जितना आपको बताया है ये थोड़ा सा राइट डाउन वगैरह कर लेना है, और ज्यादा इसके बारे में ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है बेटा आप लोगों को। इज दैट क्लियर? नाउ जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कुछ प्रॉब्लम्स, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, कुछ आपकी एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर, कल भी आपको मैंने बताया था, पेज नंबर 6 के ऊपर के बनाइए, ठीक है। 4 क्वेश्चन है, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लिखवा देता हूं। तो इनमें सबसे जो स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको 2 और 3 मार्क्स में बनता है वो वही बनता है, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। हो सकता है आपकी ये जो एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज है, हो सकता है ये क्वेश्चन वहां पे भी प्रेजेंट हो, होप सो, ठीक है। तो आपने एक्सरसाइज में से भी बेटा साइड बाय साइड जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज होती है वहां से भी क्वेश्चन देखते रहा करो कि कौन सा टॉपिक हमने कवर अप किया और वहां से कौन सा क्वेश्चन जो है वो उस टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। इन टेस्ट में तो मैं डिस्कस कर ही रहा हूं, लेकिन एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा व्यू कर लिया करना है साइड बाय साइड, ठीक, ताकि वो भी साथ बाय साथ ही होते रहे आपके साथ। जिस तरह से ये हो रहे हैं टॉपिक वाइज, वो भी क्वेश्चन टॉपिक वाइज ही करते रहना है। ये नहीं है कि वो बाद में दिए हुए हैं तो हम लोग उनको लास्ट में जाके करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है।
जैसे जब टॉपिक फिनिश होता है उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, चाहे वो एनसीईआरटी इन टेक्स्ट में दिए हुए हैं या एक्सरसाइज में दिए हुए हैं या मैं यहाँ पे जो डिस्कस कर रहा हूँ, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपने अपनी असाइनमेंट नोटबुक के ऊपर लिखते रहना है। और जो आपके आंसर्स होंगे वो आप बुक से भी हेल्प ले सकते हो, अगर अपनी वर्डिंग में बनाना चाहते हो तो अपनी वर्डिंग में भी आप बना सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, ये आपकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो बुकिश लैंग्वेज ही होनी चाहिए या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप लोगों को अगर टॉपिक अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो गया है, आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आता है, तो आप अपनी वर्डिंग में भी वो आंसर रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, जो आंसर है वो आपका जो वहां पे आप लोगों ने सेंटेंस जो है वो अच्छे होने चाहिए, मतलब फ्रेम आउट जो वर्ड्स की फ्रेमिंग है वो अच्छे तरीके से करनी है। ठीक है, मीनिंग निकलना चाहिए बेटा, तो जैसे मर्जी आप लोग कर सकते हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है वो कौन सा है, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, ये हो गया। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन, why solids are rigid, they have definite shape, size and volume. Why solids are rigid, why they have definite shape, size and volume. इसी तरह से अभी जो हमने डिस्कस किया, what is diffusion, what is diffusion. ठीक है, इसी तरह से अनदर क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे इसी स्टेट्स ऑफ मैटर में सी, why liquids show the property of fluidity, why liquids show the property of fluidity. ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन इस तरह से आपके जो एडिशनल क्वेश्चंस बनते हैं वो आप लोगों ने असाइनमेंट के ऊपर करते रहना। इसी तरह से गैसियस स्टेट में से why diffusion is the highest in gases as compared to liquids and solids. डिफ्यूजन जो है वो गैसेस के केस में मैक्सिमम क्यों होती है as compared to those of solids and liquids. ठीक है, तो उसके पीछे रीजन भी मैंने आपको बता दिया, ड्यू टू लार्ज इंटरपार्टिकल स्पेसेस की वजह से ये डिफ्यूजन जो होती है वो गैसेस के केस में मैक्सिमम रहती है। ठीक, तो ये क्वेश्चन एडिशनल क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन आप लोगों ने कर लेने हैं। ठीक है, बाकी और भी बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक, जैसे ये आपकी एक्टिविटीज वगैरह भी दी हुई है, थोड़ी सी एनसीईआरटी बुक में ही एक्टिविटीज वगैरह दी हुई है, इनको भी थोड़ा सा आप लोगों ने पढ़ लेना है। वही है जो आपको एग्जांपल्स वगैरह जैसे मैंने दी थी, एग्जांपल बेस्ड है ये थोड़ी सी जो एक्टिविटीज हैं, सॉलिड स्टेट की भी एक्टिविटी है, लिक्विड की भी और गैसियस स्टेट की भी। ठीक है बेटा, हो जाएगा, क्लियर है। नाउ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी इन टेक्स्ट में दिए हैं। 4 क्वेश्चन हैं ये। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, The mass per unit volume of a substance is called density. ये पेज नंबर 6 के ऊपर है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन, the mass per unit volume of a substance is called density. ठीक है, that is density आपके पास क्या होती है, mass over volume, ये होती है density। फर्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड है। आपको कुछ पार्टिकल्स दिए गए हैं, स्पीशीज गिवन है, इन स्पीशीज को आपने अरेंज करना है। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। इंक्रीजिंग डेंसिटी मतलब सबसे पहले लोएस्ट, देन हाईएस्ट, हाईएस्ट, हाईएस्ट। ठीक है, सबसे पहले लोएस्ट, सबसे पहले लीस्ट डेंसिटी वाला स्पीशी आपने लिखना है, और साइन कौन से डालोगे, ये वाले। इंक्रीजिंग उन्होंने बोला है इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर था 1 2 3, समझ रहे हो, जैसे लिखते हैं ना 1 less than 2 less than 3 less than 4, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर, सिंपलेस्ट मेथड इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर को लिखने के लिए, मेमोराइज करने के लिए। अगर हम सीधी काउंटिंग करते हैं तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, अगर रिवर्स काउंटिंग करते हैं तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाता है, साइन रिवर्स हो जाता है। जैसे किसी का मान लीजिए डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, ठीक है, तो वो क्या लिखेंगे, 4 greater than 3 greater than 2 greater than 1, ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने स्मॉलर टू लार्जर चलना है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लार्जर टू स्मॉलर। साइन ध्यान से देख लेने हैं आप लोगों ने।
तो यहाँ पे जो पूछा गया है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब ये वाला ऑर्डर पूछा गया है। तो सबसे पहले आपने वो स्पीशीज लिखना है जिसकी लीस्ट डेंसिटी होगी। तो बेटा क्या क्वेश्चन है आपका, आपके पास है कि जो स्पीशीज गिवन है दे आर एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। ठीक है, ये चीजें गिवन है। एयर है, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। आपने इन सभी चीजों को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी में लिखना है। तो सबसे पहले कौन सी लिखेंगे, जिसकी डेंसिटी सबसे कम होगी, लीस्ट होगी। कौन आएगा सब में से, एयर। सबसे पहले आ गया एयर, एक हो गया। अब आगे वाले कौन से हैं, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। तो इसी के साथ एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, क्योंकि वो भी एयर से मिलता जुलता है, सिर्फ उसकी थोड़ी सी डेंसिटी ज्यादा होगी क्योंकि पर्टिकुलेट मैटर बीच में प्रेजेंट हो गया, डस्ट पार्टिकल्स और अदर पॉल्यूटेंट्स, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी थोड़ी सी एयर से ज्यादा हो जाएगी। तो यह जाएगा एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज। ठीक है बेटा। इसके बाद अब आगे देखिए, आगे है हनी, वाटर, हनी, वाटर, चॉक एंड कॉटन, क्योंकि आयरन की तो सबसे ज्यादा होगी, वो तो सॉलिड है। अब हनी, वाटर, चॉक और कॉटन में से हनी की डेंसिटी वाटर से ज्यादा होगी और चॉक की डेंसिटी हनी से ज्यादा होगी, कॉटन की डेंसिटी वाटर से कम आ जाती है, क्योंकि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं वो डिक्रीज कर जाते हैं कॉटन के केस में। तो कॉटन की जो डेंसिटी होगी दैट विल बी लेस हो जाएगी देन दैट ऑफ द वाटर। तो इधर इसके बाद आएगा कॉटन आपका, फिर आएगा वाटर, उसके बाद आपके पास आ जाएगा हनी एंड आफ्टर दैट चॉक और लास्ट में आयरन। और ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है बेटा, हो जाएगा। एयर की सबसे कम, देन एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, देन कॉटन, वाटर, हनी, चॉक एंड आयरन। एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर मान लो पता ना चले तो इमेजिन कर लेना है कि दो जो आपको चीजें गिवन है उनमें से लाइटर कौन सा है और हैवियर कौन सा है। जो हैवियर होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जो लाइटर होगा उसकी डेंसिटी कम होगी। समझ रहे हो, फ्लफी सा हो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। जो चीज जितनी ज्यादा फ्लफी होती है वो डेंसिटी थोड़ी उसकी कम होती जाती है, ये ध्यान रखना है। तो यही कारण है कि कॉटन का वाटर की डेंसिटी से कम होती है कॉटन की डेंसिटी। ठीक, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, दो पार्ट है इसके। एक तो वही है जो अभी मैंने रिपीट किया था कंसेप्चुअल क्वेश्चन में, डिफरेंशिएट बिटवीन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। वो तो सेकंड ए का वही, आपने डिफरेंस देना है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में। जो इसका बी है, बी पार्ट, सेकंड का बी पार्ट कहता है कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। ठीक है, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। इनके बारे में आपने डिस्क्रिप्शन देनी है एक एक 2-2 लाइंस की। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल रिजिडिटी, रिजिडिटी क्या होती है, द टेंडेंसी टू रिमेन फिक्स्ड एट पर्टिकुलर पोजीशन, वो टेंडेंसी ऑफ रिजिडिटी। Solids have property of rigidity because they have strong interparticle forces. They have strong interparticle forces. There is no movement in between the particles of solids, so they show the property of rigidity. समझ रहे हो बेटा, इस तरह से compressibility, the capacity to compress, या tendency of a species to get compressed, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, लार्ज स्पेसेस के ऊपर। जितनी ज्यादा स्पेसेस होगी, इंटरपार्टिकल स्पेसेस होगी, उस पर्टिकुलर स्पीशीज को उतना ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है बाय अप्लाइंग प्रेशर। ठीक है, तो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर एंड दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ कंप्रेसिबिलिटी बिकॉज ऑफ लार्ज इंटरपार्टिकल स्पेसेस बिटवीन देम। ठीक है जी,
उसके बाद फ्लूइडिटी मींस टेंडेंसी टू फ्लो. So liquids show the property of fluidity because there exist flexible forces between the constituent particles of liquids. Interparticle forces weak होते हैं जिसकी वजह से वो flexible होते हैं. They have the tendency to flow. इसी तरह से filling a gas container again वही compressibility factor आ जाता है. ठीक, इसमें भी वही आप देख सकते हो. That is, large amount of gas can be filled in a container because there is large spaces between the constant particles, and when certain pressure is applied on those particles, they can get adjusted in a particular cylinder. Okay? Shape again, arrangement of the particles of the state of matter. शेप उसके ऊपर डिपेंड करती है. अगर रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स है देन शेप बिकम्स फिक्स्ड. जैसे फॉर एग्जांपल सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, दैट इज ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज देयर. सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी मींस एनर्जी एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल्स. ठीक है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी मींस एनर्जी एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल्स. यहां पे पार्टिकल्स की बात करेंगे. तो सॉलिड्स के केस में द पार्टिकल्स हैव मिनिमम काइनेटिक एनर्जी. लिक्विड्स के केसेस में द पार्टिकल्स हैव काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन दोज ऑफ सॉलिड्स बट लेस देन दोज ऑफ लिक्विड्स. एंड इन केस ऑफ गैसेस द पार्टिकल्स हैव हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, they move fastly as compared to other states of matter like solid or gases. And density is the mass per unit volume. Greater the number of moles या number of particles per unit volume, greater will be the density. So इस तरह से आप लोगों ने दो लाइंस में इसको सेकंड पार्ट जो है वहां पे आपने टू लाइंस में इनकी डिस्क्रिप्शंस दे देनी है बेटा. ठीक है. नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या है, कहता गिव रीजंस. फर्स्ट पार्ट, अ गैस फिल्स कंप्लीटली इन द वेसल इन विच इट इज केप्ट. अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल gas fills completely the vessel in which it is kept. गैस कंप्लीटली फिल अप हो जाती है. क्यों? Because the interparticle forces of the gaseous particles are very negligible. They show the property of compressibility and expandability. When some particular gas filled in a particular container, it expand all over the volume present in the container. ठीक है, पूरे वॉल्यूम में expandability due to high kinetic energy of the interparticles की वजह से. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल जब भी हाई होती है, जैसे हम उसको एक कंटेनर में रखते हैं, एक्सपैंड ऑल ओवर देयर, वो पूरी एक्सपैंड कर जाती है उस केस में. ठीक है. इसी तरह से गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. क्यों एक्सर्ट करेगा? बिकॉज ऑफ हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसियस पार्टिकल्स. जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं उनकी एनर्जी हाई होती है, काइनेटिक एनर्जी हाई होती है. दे स्ट्राइक द कंटेनर्स ऑफ द वॉल, दे स्ट्राइक द कंटेनर्स ऑफ द वॉल विद हाई स्पीड्स. ठीक है. सो दे एक्सर्ट्स अ पर्टिकुलर फोर्स. ठीक है, पर यूनिट एरिया. वहां पे फोर्स प्रोड्यूस होता है जब वो स्ट्राइक करते हैं. ठीक है. और जैसे ही फोर्स क्रिएट होता है इट एक्सर्ट्स प्रेशर. जैसे फॉर एग्जांपल पहले भी आपको एग्जांपल दी थी, व्हेन वी ब्लो एयर इन द बैलून. तो एयर इनसाइड द बैलून क्या होती है, एयर पार्टिकल्स इनसाइड द बैलून मूव विद हाई काइनेटिक एनर्जी एंड दे क्रिएट अ पर्टिकुलर फोर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द बैलून, बिकॉज ऑफ विच बैलून एक्सपेंड्स. बिकॉज ऑफ किसकी वजह से एक्सपेंड कर रहा है? प्रेशर की वजह से. The pressure exerted by the gaseous particles. क्यों? Because of their high kinetic energy and their bombardment with the walls of the container, because of which they exert their pressure. ठीक है, on the walls during the bombardment. जब वो walls के साथ जाके टकराती हैं तो वहां पे क्या होता है? प्रेशर क्रिएट होता है जिसकी वजह से
जो आपका बैलून है वो एक्सपैंड कर जाता है. सो सेम इज हियर. सो gaseous molecule particles exert pressure due to their high kinetic energy. क्लियर हो जाएगा, ये आप कह सकते हो वहां पे. इसी के साथ थर्ड पार्ट है, वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड. वुडन टेबल को सॉलिड क्यों बोलते हैं? बिकॉज द कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर टैग्ड विद स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उसकी क्या होती है, जो पार्टिकल्स होते हैं दे अरेंज देमसेल्फ इन अ वेल मैनर्ड वे. सो दैट्स व्हाई इट हैज अ फिक्स्ड शेप. डी फोर्थ पार्ट है, we can easily move our hand in air, but to do the same through a solid block of wood we need a karate expert. Again जो इस फोर्थ पार्ट में आंसर आएगा. क्वेश्चन क्या है, we can easily move our hand in air. हम अपना हाथ एयर में इजीली मूव कर सकते हैं, लेकिन इसी हाथ को अगर अपने टेबल के पास आउट करना है, टेबल में से मूव आउट करवाना है, देन यू मस्ट बी एन कराटे एक्सपर्ट होने चाहिए आप लोग, तभी आप उस टेबल में से हाथ पास आउट करवा सकते हो. ठीक है, अदरवाइज हाथ टूट जाएगा. रीजन इंटरपार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस. ठीक, बिकॉज इन टेबल देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस. क्लियर, व्हिच रिक्वायर large amount of force to be applied to break those interparticle forces. ठीक है, which can be only bring by the karate expert, not by ordinary person. But in case of air, the interparticle forces are negligible, very low. ठीक है, so we can easily move our hand in air. हम अपना हाथ एयर में आराम से हिला सकते हैं, क्योंकि इंटरपार्टिकल फोर्सेस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग. मतलब मेन रीजन क्या है, इंटरपार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस. ठीक है बेटा. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, liquid generally have lower density as compared to solids, but you must have observed that ice floats on water. तो liquid generally have lower density, वो तो सिंपल सी बात है. नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से लिक्विड्स की डेंसिटी सॉलिड से कम हो जाती है. रीजन, सॉलिड्स के केस में क्लोज पैकिंग होती है, ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, मास ज्यादा हो जाएगा, मास ज्यादा हो जाएगा, डेंसिटी भी ज्यादा होगी. लेकिन लिक्विड्स के केस में क्या होता है, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय स्मॉल डिफरेंट डिस्टेंसेस. जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते लिक्विड्स में, वो थोड़े थोड़े दूर होते हैं. दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर, not separated by large distances, but there are just small distances between the particles of the liquids. ठीक है, so that's why density of liquid is less than that of solids. But in case of water, ice floats over liquid water. Ice float क्यों करती है? That is just because when water freezes, the structure of the arrangement of the particles, that is water molecules, gets changed. जो वाटर में, that is liquid water में जो shape order arrangement होता है, arrangement of the constant particle, that is water molecules का जो order of arrangement होता है, वो जैसे फ्रीज करता है, आइस बनती है, आइस के केस में the arrangement gets changed. They arrange themselves in cage like structure. कैसे? केज लाइक, केज जानते हो ना, केज लाइक स्ट्रक्चर में वाटर मॉलिक्यूल अपने आप को एडजस्ट करते हैं इस तरह से. ऐसे ये केज इस तरह से बन जाते हैं, केजेस बन जाते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से कहने का मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गए, इंक्रीज कर गए केजेस बढ़ने की वजह से. ठीक है, तो लेकिन साइड बाय साइड क्या हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो हो गए, लेकिन एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाती है यहाँ पे. ये एम्प्टी स्पेस हो गई और इस एयर में क्या, एयर एंटर कर जाती है. इसमें क्या जाती है, एयर एंटर कर जाती है. यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं रहते. ठीक है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स ने तो केज लाइक स्ट्रक्चर बना ली. केज लाइक स्ट्रक्चर बनाने से क्या हुआ, जो वाटर के नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे पर यूनिट वॉल्यूम वो डिक्रीज कर गए. वाटर में क्या है, ज्यादा है, आइस में क्या हो गए, कम हो गए, और ऊपर से एयर एंटर कर गई, जिसकी वजह से ओवरऑल डेंसिटी ऑफ आइस क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी.
ओवरऑल डेंसिटी ऑफ आइस डिक्रीज कर जाएगी। यानी वन लाइन आंसर आप क्या लिख सकते हो, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन आइस, they arrange themselves in a cage like structure because of which density decreases, whereas in case of water there is particular order of arrangement, ठीक है, because of which its density is higher than that of ice. So ice floats over water के पीछे basic cause क्या है, arrangement of the particles which arises as cage like order। ठीक है बेटा, ये आपके 4 क्वेश्चंस हैं बेटो पेज नंबर 6 के, जिनका बेस क्या है, टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर ये बेस्ड है। तो इनको अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है, ठीक। लेक्चर को आराम से सुनना है, आपको सारे आंसर्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है बेटो। ओके, टेक केयर, साइड बाय साइड करते रहिए, जो भी आपका न्यूमेरिकल्स ये जो क्वेश्चंस वगैरह हम डिस्कस कर रहे हैं इनको साइड बाय साइड असाइनमेंट नोटबुक के ऊपर जरूर करते रहना है। और जो दूसरे हैं, जो अपनी सेकंड नोटबुक लगाई है नोट्स वाली, उस पे सारा लिखते रहा करो जो हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।